उसके लिए जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, हर जगह जो है ये झगड़े पैदा किए जा रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी गड़े थे, यहाँ शिव जी का शिवलिंग था, यहाँ पर ये था वो था। ये जानबूझकर भारत सरकार षड्यंत्र पूर्वक चाहती है कि लोग जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भूल जाएं, उस पर कब्जा करना भूल जाएं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और कई अहम इश्यूज़ पर रविंद्र कुमार जी से बात करनी है, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। आज जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे वो ये कि आखिर ये मथुरा, काशी, कर्नाटक और कई जगहों पर जो ये नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक शिव जी से भी बताया जा रहा है, वो आखिर क्या है, क्यों है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इस वक्त इन इश्यूज़ को उठाना क्यों ज़रूरी है, क्या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ख़ास पॉलिसी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक टैक्स एक देश के नाम से शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या देश में एक के बाद एक मस्जिदों को निशाना बनाने का इंतज़ाम किया गया है? क्या 1991 का जो कानून है रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, उसको क्या बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है? क्या सरकार ये चाहती है कि ये कानून, इस पर कोई अमल ना करे, बगैर इसके कि ये कानून ख़त्म किया जाए? तरीका तो बेहतर शायद ये था कि सरकार पहले ये कानून ख़त्म कर देती, फिर ये तमाशा होता रहता, लेकिन उस कानून के बाकी रहते हुए भी ये सब जारी है जो देश भर को बेचैन किए हुए है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू को तोड़ा गया है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। आखिर हम किन दौर से, किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, ये सब हम बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आखिर शिव जी महाराज वाली बात जो सामने आ रही, बार बार आ रही है, और उनके चाहने वाले भी बहुत ही मुखर एक तरह से हो रहे हैं, ये इस वक्त क्या कुछ है, इसके पीछे क्या कुछ है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को बड़े नज़दीक से देखते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि इस समय लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं में शिव भक्त अपने को सिद्ध करने की एक होड़ लगी हुई है। हाँ। और हाल ऐसे हो गए जैसे कहते हैं कि एक ईंट उठाओ तो 4 शिव भक्त मिल जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अब ऐसे में मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि क्या कारण है कि अचानक मथुरा, काशी और कर्नाटक और औरंगाबाद, वहाँ पर जो है मुस्लिम स्मारकों को लेकर जो है एक बहस और एक तरह का जद्दोजहद देश में शुरू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें भी उसमें पूरी तरह से संलिप्त हो गई। तो अब जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में शिव जी को ये माना जाता है कि वो कैलाश पर्वत के वासी हैं। कैलाश जो है हिमालय की एक चोटी है और उसके साथ जो है मानसरोवर है, जहाँ पर की कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत साल से हिंदू लोग मांग करते थे कि हमें चीन परमिशन दे, और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाते भी थे। हाँ। आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, जब से डोकलाम का झगड़ा शुरू हुआ तब से एक बड़ी बात ये हुई कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द हो चुकी है। 2020 में नहीं हुई, बगैर पब्लिसिटी किए। जी हाँ, 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, और 2022 में इन दिनों जून में जो है पहली यात्रा शुरू होती थी, पहला जत्था जाता था, तो वो जत्था नहीं जा रहा, और उसके लिए अब जो है जो पिथौरागढ़ जिला प्रशासन है और कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है, हाँ, उसका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने जनवरी से इस बारे में हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए दिशा या कदम नहीं उठाए हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए कि 2 रास्ते थे कैलाश मानसरोवर जाने के, एक पिथौरागढ़ सीधा लिपुलेख होते हुए जाते थे, हाँ, और एक जो है सिक्किम के रास्ते जाते थे डोकलाम से, और डोकलाम का रास्ता भी बंद है क्योंकि डोकलाम में वहां पर चीन की सेना आ गई है, और पिथौरागढ़ में भी आपने देखा होगा पहले जो है काली नदी वगैरह और नेपाल का जो
जो झगड़ा हुआ, और उस इलाके पर नेपाल ने अपना नेपाल और चीन दोनों ने अपना कब्जा बता रखा है। और भारत सरकार जो है इसीलिए जानबूझकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा उनकी संभव हो, इस बारे में हमारा विदेश मंत्रालय कोई कदम नहीं उठाता। ये जो सो कॉल्ड जो हिंदुस्तान में शिव भक्त बने हुए हैं कि भोले शंकर और जय शंकर जय बाबा की, इनके मन में भी याद नहीं आ रहा कि हमें जो है कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना है। और आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास की क्या त्रासदी है कि औरंगजेब पहला शासक था जिसने कैलाश मानसरोवर को हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल किया था। उसका राज था हिंदुस्तान पे। वो नाम नहीं लिया जाएगा कि औरंगजेब ने, औरंगजेब तो दुश्मन है। तो औरंगजेब को दुश्मन बनाकर ये जो है मुगलों को गाली देने के नाम पर ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके मन में एक हीन ग्रंथि देना चाहते हैं कि तुम ये मानो कि तुम उनके वंशज हो। जबकि कैलाश मानसरोवर एक ही टाइम मुक्त हुआ है हमारे स्वाधीन भारत से पहले के इतिहास में, औरंगजेब के टाइम में। जी। जब औरंगजेब ने वहां पर कब्जा कर लिया था तिब्बत की सेनाओं को, तिब्बत के राज्य को हटाकर, तो उस औरंगजेब का इन्हें आभारी होना चाहिए कि उसने हमें कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। और अगर भारत सरकार ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर था तो ये जगह हमारी हो गई, अरे भाई आप सिद्ध करो कि कैलाश मानसरोवर तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, औरंगजेब ने उस पर कब्जा कर रखा था। भारत सरकार को चीन से कहना चाहिए, तिब्बत की सरकार से कहना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर हमें वापस दो। लेकिन इतना बड़ा कैलाश मानसरोवर, उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कैलाश मानसरोवर का नाम लेते ही। चीन का नाम लेके राहुल गांधी नाम ले दे तो सारे संघियों को आग लग जाती है कि इन्होंने चीन का नाम ले दिया और संदर्भहीन बातें करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो ये इतिहास है, ताजा इतिहास, कि 8 नवंबर 2019 को राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ही नहीं गए बल्कि उसने 43 किलोमीटर की जो पहाड़ी चढ़ाई थी जिसे लोग 3 दिन में पूरा करते हैं, वो 2 दिन में चढ़ गया। राहुल गांधी के अलावा कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का जो कह दे जी हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। और ये अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं और दूसरे को कहते हैं ये हिंदू नहीं है। तो एक आदमी की ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया। मैं एक मुसलमान के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, जैसे आपको मुसलमानों को कह दिया जाए मक्का को भूल जाओ, मदीने को भूल जाओ, जो नामुमकिन है, जो अभी मतलब हमें बिल्कुल नामुमकिन लगता है। उसका नाम ही कैलाश इसलिए है। मैं वो यही कह रहा हूँ कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र और उतना ही अहम। मैं कहता हूँ भारत की पूरी सरकार को, भारत की पूरी सेना को कैलाश मानसरोवर पे चढ़ाई करनी चाहिए, कब्जा करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बात उठानी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंदुस्तान की सरकार को उठानी चाहिए और हिंदुस्तान के जितने जो शिव भक्त बने हुए हैं इन सबको जो है पिटीशन डालनी चाहिए कि हमें कैलाश मानसरोवर मुक्त कराना है क्योंकि औरंगजेब के नक्शे में ये हमारा हिस्सा था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी अपने आप में साजिश है। ये समझने की जरूरत है कि कैलाश मानसरोवर को भुलाने का इंतजाम किया जा रहा है। उसके लिए जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, हर जगह जो है ये झगड़े पैदा किए जा रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी गड़े थे, यहाँ शिव जी का शिवलिंग था, यहाँ पर ये था वो था। ये जानबूझकर भारत सरकार षड्यंत्र पूर्वक चाहती है कि लोग जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भूल जाएं, उस पर कब्जा करना भूल जाएं। जिस इतिहास की हम आज के समय में बात कर रहे हैं कि रिक्लेमेशन ऑफ अवर एंशिएंट हिस्ट्री, रिक्लेमेशन के हमारी ये जगह पुराने टाइम में हमारी थी इसलिए हमारी होनी चाहिए। तो कैलाश मानसरोवर तो औरंगजेब ने हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल कर ही दिया था, हमारा शासन था। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी मांग होनी चाहिए, ये देश की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए। और मोदी जी को इस बार पे कदम उठाना चाहिए कि हम जो है क्वाड में मोदी जी गए थे, वहां ने मुद्दा उठाना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर में हमारा कब्जा होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। अरे साहब वहां तो अमेरिका बहादुर ने भारत को एक तरह से अपने जाल में फंसा लिया कि साहब चीन के खिलाफ, चूंकि मुझे याद है मैं 1998 में जब अमेरिका गया था तो उस वक्त ये बात कही जाती थी कि भारत के जरिए चीन को कंटेन किया जा सकता है। आप समझिए और चीन को कंटेन करने का मतलब सिर्फ अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ करे जिसे वो नेक्स्ट दुश्मन के तौर पर देख रहा है, लेकिन भारत की इतनी बड़ी धरोहर कैलाश मानसरोवर, इसके बारे में कभी कहीं बात नहीं होती। इसके बारे में बात नहीं होती। तो आप जैसे कहे कि भारत के माध्यम से चीन पे कब्जा किया जाए, तो जब चीन 1960 में परमाणु गतिविधियां कर रहा था हिमालय के क्षेत्र में, तब अमेरिका ने भारत को कहकर, भारत के एक माउंटेनियरिंग के चीफ थे कोहली, उनको कहा कि तुम जाकर ये सारे जो बहुत सारे उपकरण दिए 56 किलो के, कि इन्हें जो है कंचनजंगा की जो चोटी है, जो सेकंड एवरेस्ट के बाद दूसरी चोटी है, उस पर इन्हें स्थापित करने जाओ। और वो बेचारे गए भी और 1
किलोमीटर दूर जब नीचे रह गए तो वो वहां पर बड़ा तूफान आंधी आई और वो बचने के लिए सब लोग नीचे आ गए और वहां पर उन्होंने वो सारे उपकरण, परमाणु उपकरण, प्लेटिनम जिसमें था, वो 238 जो एलिमेंट होता है, अमेरिका ने भेजा था हिंदुस्तान की सरकार से, और उसके बारे में बाद में मुरारजी देसाई ने देश की संसद में ये बहुत बड़ी बात में बयान भी दिया था। ये बहुत बड़ी बात है और वह लोगों को तारीख याद नहीं रहती, हिस्ट्री याद नहीं रहती। भारत का चीन के खिलाफ इस तरह से भी अमेरिका ने इस्तेमाल अब से पहले भी किया है, अब से पहले किया, और वहां पर अभी भी जो है 6 वैसे कैप्सूल जो है जो अगर गलती से लीक हो गए तो सारा हमारा गंगा का पानी, जमुना का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा और हम सारे लोग मर जाएंगे। उसके बारे में भारत सरकार चुप रहती है और बताती नहीं लोगों को। वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो हमें मानना पड़ता है और किसी ना किसी वजह से हम उन्हें मान लेते हैं। तो ये जो किसी ना किसी वजह से मान लेने की बात है, ये अपने आप में अलग एक बहस की बात है। लेकिन अब जो मैं अगले जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि भारत में इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने अपने ज़माने में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, उनके मुताबिक उन बड़े फैसलों में एक जीएसटी था। जीएसटी को आधी रात में लागू किया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे देश आज़ाद आज ही हो रहा है। दूसरी आज़ादी, घंटे घड़ियाल बजाए गए थे, बिल्कुल दूसरी आज़ादी का। तो ये अब जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कह दिया है? क्या सरकार का वो सारा कुछ जो दावा था वो क्या कुछ है आपकी नजर? एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया, जैसे एसएलपी आ जाती है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स का एक केस था और उसमें ये उठाया गया कि क्या जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो बाध्यकारी है, क्या वो फाइनल है। पिछले 5 साल से आप देख रहे होंगे, 15 अगस्त 2017 को जब जीएसटी एक्ट रात को पास किया गया तब से लेकर 2022 आ गया है, पूरे 5 साल हो गए हैं। और जीएसटी काउंसिल बैठती है, 101 लोग उसमें सदस्य होते हैं, 1/3 मेंबर उसके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 2/3 जो मेंबर होते हैं उसके वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरह का उसका ढांचा है और वो बैठती है, उसकी बैठक होती है। मैंने कई बार उसकी बैठकों को देखा है कि पहले वो उसके सदस्यों को, जैसे दिल्ली में अशोक होटल में एक बार थी तो वहां पर सबको बुलाया, सबको एक फाइल सी दे दी कि इसमें रिकमेंडेशन है। वो मीटिंग बैठी और मुश्किल से 10 मिनट में जो है पूरी सारी की सारी जो जीएसटी की दरें बदलनी है, सारी रिकमेंडेशन देने, सब पूरा हो गया। उसके बाद सब खाने पीने में लग गए। तो जीएसटी रिकमेंडेशन में कभी भी आप यानी देश के इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से तफरी की तरह से कर लिए जाते हैं? तफरी की तरह नहीं, वो एक्चुअली में पपट है। पपट इसलिए है क्योंकि वो चुने नहीं है, उनकी जिम्मेदारी किसी के लिए नहीं है, वो सरकार के गुलाम है। सरकार ने जैसे मुझे रविंद्र कुमार को कहा कि आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर हो गए, तो मैं तो बड़ा आभारी होऊंगा मोदी जी का, मुझे मैं तो खुश हो जाऊंगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा और अगर गाड़ी घोड़ा भी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। फिर तो आप समझिए, ये जीएसटी कानून जब पास हुआ था तब भी मैंने कहा था ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि आप देखिए, जब अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जब इंग्लैंड ने बहुत सारे कानून जो है, जैसे शुगर एक्ट था, सॉल्ट एक्ट था, रजिस्ट्रेशन एक्ट था, उसकी फीस बढ़ा दी थी, तो अमेरिका जब उस समय उपनिवेश था तो वहां पर लोगों ने इस पे विरोध किया। उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक वो हम पे टैक्स नहीं लगा सकते। और यही एक दर बनी, एक वजह बनी हिंदुस्तान में भी आजादी की। हमारा भी ये कहना था कि हमारे ऊपर जो टैक्स ब्रिटिश सरकार लगाती है वो इसे नहीं लगा सकती क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है। और बाद में इस बात को माना गया और यही फ्रेज है, इसलिए लोकसभा की ताकत राज्यसभा से ज्यादा होती है क्योंकि लोकसभा में जनप्रतिनिधि जो होते हैं जनता के चुने हुए होते हैं और वो जो है जो टैक्स लगाते हैं उसके टैक्स को राज्यसभा नहीं काट सकती। तो इसलिए वो पास माना जाता है। राज्यसभा उसमें कोई भी रिकमेंडेशन दे, माना वही जाएगा जो लोकसभा करेगी। तो ये एक हिंदुस्तान के, दुनिया के लोकतंत्र की टैक्सेशन लगाने की एक सबसे स्वस्थ प्रक्रिया थी। उसको जीएसटी एक्ट ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किसी विधानमंडल को कोई पावर नहीं है, किसी संसद को पावर नहीं है, सिर्फ जीएसटी के 101 जो कठपुतले हैं, मैं कठपुतले शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो जो पास कर देंगे वो मान लेंगे। तो ये मोहित मिनरल्स वालों ने इसका विरोध किया और अब जो है डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 2 दिन पहले ये कहा कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन अगर स्टेट चाहे और सेंटर चाहे, यानी लोकसभा और विधानसभा चाहे, यानी हमारे संविधान में आर्टिकल 246(1)(2)(3) है जिसमें प्रोविजन है कि हिंदुस्तान में 7वीं अनुसूची जो बनी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना सकती है, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट कि राज्य कौन कौन से बना सकती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें राज्य और केंद्र जो है अलग अलग कानून बना सकते हैं, लेकिन उनका जब सब्लिमेशन होगा तो स्टेट की जगह जो है सेंटर के एक्ट जो है माने जाएंगे। अब ये है, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो जीएसटी काउंसिल है इसकी जो जितनी भी शर्तें हैं, जितनी भी रिकमेंडेशन है वो बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे तो उसको चेंज कर सकता है
केंद्र चाहे तो चेंज कर सकता है। इसका मतलब अगेन जो है जीएसटी काउंसिल जो है एक तरह से रिकमेंडेटरी एडवाइजरी काउंसिल बन गई है, जिसको अब तक जो है एक तरह से धोखा दिया जा रहा था देश के लोकतंत्र को कि ये जो है फाइनल है। और उसमें देखिए जो सेस की बात है, जीएसटी में राज्यों को कंपनसेशन देने की बात की गई और ये कहा गया कि जब जीएसटी में उनको हिस्सा मिलेगा और उनको जो राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वो कानून नहीं बना पाएंगे, तो हर साल उनका जो हिस्सा है वो 14% की दर से बढ़ाया जाएगा। और उसको वसूल करने के लिए क्या किया, उसको वसूल करने के लिए केंद्र सरकार ने ये किया कि आप जो है उसमें एक सेस लगाएंगे 5 साल के लिए, 2022 में खत्म हो जाएगा, 15 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा सेस, तो राज्यों को उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पहले हिस्सा दिया, ना सेस का हिस्सा दिया, और वो जो आप हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो तो बड़े मजे से कह देती हैं जी ये जीएसटी में कलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड है। हाँ, ये देखिए ये कोरोना का नाम लेकर के, कोरोना का नहीं, उसे का एक्ट ऑफ गॉड है, कम आ रहा है तो हम क्या करें इसमें। तो ये एक्ट ऑफ गॉड के, अच्छा उसमें ऐसी भी बहुत से राज्यों से शिकायत होती है कि साहब हमारा शेयर नहीं मिल रहा, और एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य के राजस्व पर जो उसका रेवेन्यू है उस पर एक तरह से डाका डाला हुआ है। डाका डाले, लेकिन अब तो ये जो नई रूलिंग आई है इसने तो क्लियर कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपने बजट में जो बजट आने हैं अभी, अब ये बजट का टाइम चल रहा है, मई जून जुलाई जो है बजट का टाइम होता है, बजट आने हैं, बजट में स्टेट गवर्नमेंट अपने जीएसटी की जगह अपना टैक्स लगा सकती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ बनाती है कि हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स आई है, तो आपको मैं बड़ी बात बताऊं कि जो बजट अभी पेश हुआ था, अभी जो हुआ है उसमें सर्विस टैक्स भी लगा हुआ है। अच्छा, यानी राज्यों को तो कह दिया सर्विस टैक्स तुम नहीं लगाओगे, हम लगाएंगे। जीएसटी एक तरफ ये है और सर्विस टैक्स का उसमें पूरा हिस्सा है। अगर जीएसटी का पूरा वो टर्म वो पढ़ ली जाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसी में उनकी चोरी पर सामने आ जाएगी। उसके अलावा भी सर्विस टैक्स लगा रखी है अपने बजट में। मैं वही कह रहा हूँ, जीएसटी में तो खुद सर्विस टैक्स इंक्लूडेड है। आप देखिए सरकार कहाँ कहाँ लूटती है आदमी को, पहले कहेगी कॉर्पोरेट टैक्स दो, फिर कहेगी आप जो इनकम टैक्स दो, फिर कहेगी आप वेल्थ टैक्स दो, फिर वो कहेगी एस्टेट टैक्स दो, फिर कहेगी सर्विस टैक्स दो, फिर कस्टम टैक्स दो, फिर एक्साइज टैक्स दो, फिर टीडीएस दो, यानी और जीएसटी दो। ये देखिए बिल्कुल तकरीबन ऐसी हालत है। अब से पहले जो कैलकुलेशन बताई जाती थी, जो बात आपने बताई है, इसमें तो और आगे बात बढ़ती है। आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो मुश्किल से 40 रुपए आप खुद खा पाएंगे, बाकी नहीं 80 रुपए वसूल लेती है सरकार। अब आप, वही मैं कहने वाला था, जो बातें अब आप बता रहे हैं, इसमें आप 100 रुपए मेहनत करके कमाएं दिन भर में और सिर्फ 20 रुपए खाएं, 80 रुपए सरकार को दे दें, और कैसी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, सड़कें, वो सब हमारे आपके सामने है। तो डकैती तो हो रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर सामने आ गई। अच्छा, जीएसटी का ये खेल तो काफी हद तक समझ आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा की है ये बात कह करके। अब ये बताइए कि ये जो ज्ञानवापी के बाद में ताजमहल के बाद में अपनी ये कुतुब मीनार, और अब तो अजमेर शरीफ की दरगाह भी, तो हर एक लाइन बना दी है कि एक के बाद एक हमें नाम लेना है। ये 1991 का जो एक्ट था, जिसमें नरसिम्हा राव के सामने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अयोध्या को छोड़ करके बाकी सबके लिए कहा था कि 1947 में जो भी मजहबी मकाम है वो उसी हालत में रहेगा। अब उसके क्या मानी रह गए, क्या है? देखिए, जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके बाद जो है नरसिम्हा राव ने एक एक्ट लागू किया, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और उसमें लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्म स्थलों की जो स्थिति थी वही कायम रहेगी। उसमें एक किंतु परंतु कुछ नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी प्राचीन, जैसे आपके बगल में ही या लोधी में आपके रास्ते में आता हूँ तो एक नया मंदिर बन गया, और उस पर लिख दिया प्राचीन शिव मंदिर। जी, वो तो मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। वो इसलिए लिखते हैं कि वो ये प्रूव करें कि 15 अगस्त 1947 से पहले का बना हुआ है। जी। बनेगा आज, ईंट आज लगेगी, घेरा आज जाएगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि दे वांट टू टेक द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप। उसमें प्राचीन लिख देते हैं। अब उसमें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, या आल्दो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई, यानी एक्ट में ही प्रोविजन है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है इसके तहत नहीं आएगा, क्योंकि मुकदमा ये 1947 से पहले का कोर्ट में चल रहा है। अब उसके बाद जो है हम जब, शायद ये भी नियत थी कि इसको जिस तरह से भी निपटा लो, बाकी पर ये प्रॉब्लम नहीं जानी। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ लिमिटेशन एक्ट है, हर झगड़े की कोई बुनियाद, उसका एक पैमाना होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि 100 साल बाद आके, 200 साल बाद आके, जैसे कि जयपुर की जो वंशज है
दिया कुमारी, उसने आके कह दिया जी ताजमहल तो हमारा था। तो उसके लिए एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। उसको दोबारा 1963 में रीडिफाइन किया गया, एन्यूमरेट किया गया। और उसमें यह है कि हर मुकदमे को डालने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड है। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट में SLP डालनी है तो 90 दिन में डालेंगे, कहीं और अपील करनी है, रिव्यू डालना है तो 30 दिन में डालेंगे। मैक्सिमम जो जैसे आप कहते हैं एडवर्स पोजीशन डिक्लेयर करना है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने कब्जा कर रखी तो 12 साल है। और सबसे ज्यादा लिमिट उसकी 30 साल है कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है और वो एडवर्स पोजीशन प्रूव करना चाहता है तो 30 साल। तो इससे ज्यादा किसी मुकदमे की लिमिटेशन नहीं हो सकती। और ये एक फंडामेंटल एक्ट है। इस एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार जानबूझकर नजरअंदाज करता है। और ये जितने भी ज्ञानवापी का मंदिर है, मैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात नहीं कर रहा, वो क्योंकि उसको बीच बीच में कहते हैं इसे डाइल्यूट कर लो, इसे चेंज कर लो, संसद चेंज कर सकती है। मेरा कहना है लिमिटेशन एक्ट तो खड़ा है। लिमिटेशन एक्ट हिंदुस्तान का एक फंडामेंटल एक्ट है। वो इसी तरह एक्ट है जैसे कि राइट ऑफ वे है, पैसेज है, इनग्रेस और एग्रेस का जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है उनमें लिमिटेशन एक्ट है। और लिमिटेशन एक्ट को मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी अदालतों ने, ये जो राम जन्मभूमि के बाद जो है ये जो मस्जिद और मंदिर के झगड़े हैं उनमें सारे जज भूल गए हैं। कोई ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन लगाता ही नहीं कि लिमिटेशन एक्ट में ये उठ ही नहीं सकता। ये लिमिटेशन एक्ट तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे भी पुराना एक्ट है। तो ऐसे एक्ट को भूलना अदालत के लिए, इससे लगता है कि अदालत खुद अपने कानून को भूल रही है, अदालत खुद भारत के संविधान को भूल रही है। और इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान की एक एक प्रति और लिमिटेशन एक्ट की एक एक प्रति जो है हर आदमी को, जो एक एक जज को भेंट करनी चाहिए कि भाई पढ़ तो लो, तुम्हारा काम न्याय करना है, लेकिन न्याय किताब के हिसाब से करना है, कानून के हिसाब से करना है। लेकिन हिंदुस्तान में इस समय जो है यानी अशिक्षा, ज्ञान और उसकी आंधी आई है भावनाओं की, कि लोग कहते हैं जी सब चीज भूल जाओ, भाई इतिहास को ठीक करना है। वही नहीं, ये नहीं पता कि अगर आप इतिहास ठीक करोगे तो हर मंदिर के नीचे आपको पता चलेगा, मैंने पहले भी कहा, वहां बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, सारे बुद्ध स्तूप मिलेंगे। 84,000 बुद्ध के स्तूप थे, 84,000 बुद्ध के मंदिर थे। अगर वो मंदिर सारे खड़े हो गए तो ये हिंदू धर्म की जो सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दुनिया अगर अब ढूंढेंगे तो अभी किसी ने कहा कि डायनासोर आके कहेंगे, क्लेम करेंगे कि दुनिया तो हमारी थी, हमें वापस दी जाए। फिर उसके बाद जो चिंपांजी का रहता है वो चिंपांजी कहेंगे हमें दो, फिर औरंग उठांगा आके कहेंगे हमें दो। तो इतिहास के ज्यादा अतीत में नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा उसमें जाएंगे तो अल्टीमेटली अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा। मध्य प्रदेश में नेहरू जी की प्रतिमा पर बड़ी जोश के साथ लोग हथौड़ा चला रहे हैं, ऐसी वीडियो आपने देखी होगी। मैंने क्या कुछ है, मतलब क्या कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या होगा? सतना की ये घटना है। सतना में वो आदमी तक कायर है कि कमरे में बैठ के हथौड़े से वो तोड़ रहा है। और तोड़ के वो उसे वीडियो दिखा रहे हैं। अब आज के समय में आप जो है फेस रिकॉग्निशन की परंपरा है, आप कोई भी नेट पे डालेंगे तो आप बता देंगे चेहरा किसका है। बिल्कुल। तो पुलिस को चाहिए, मध्य प्रदेश की पुलिस को, कि ऐसे आदमी को अरेस्ट करे। और या तो मान ले कि भाई हम जो है गांधी और नेहरू को नहीं मानते, हम तो गॉडसे और सावरकर और की जो गोलवर्कर है उसके पुजारी हैं। या तो इतना साहस होना चाहिए। ये बंद कमरे में जिस आदमी ने तोड़ने की कोशिश की, उसने ये नहीं पता कि मूर्ति तोड़ने से नेहरू, गांधी या और जो दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, वो मरते नहीं हैं। उनकी विचारधारा, उनके विचार हमेशा रहेंगे। और इसीलिए उसने, भगत सिंह ने कहा था हवाओं में रहेगी, उसका शेर है ये कि हवाओं में रहेगी मेरी रवानी। सही। तो ये जो मेरा जिस्म है रहे ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बातें जो लोग करते हैं, ये सोचते हैं कि हम जो इनका नाम मिटा देंगे। आप छोटी लकीर तभी सिद्ध करोगे गांधी और नेहरू की जब आप उससे बड़ी लकीर खींचो। जी। लकीर मिटाने से लकीर नहीं मिटती। आपके पास उससे बड़ी कोई शख्सियत हो, बड़ा काम हो, बड़ा काम करके दिखाओ, बड़ा काम करके दिखाओ। ये देखिए, ये देश की तारीख, हिस्ट्री, कल्चर और जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रहा है कि सभी धर्म के लोग शांति से रहते हैं, पूरी दुनिया में ये कहा जाता रहा है। लेकिन अब हमारे देश का नाम विदेशों में अच्छा नहीं रहा। बाकायदा हम ना तो अजी रोक लगा दी, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, हिंदुस्तान में जाओ किसी कोरोना की आड़ में। बहुत से इंडेक्सेस में हम बहुत पीछे चले गए। प्रेस की आज़ादी में, मज़हब की आज़ादी में, डेमोक्रेसी में, बहुत सी चीज़ों में हम इतने पीछे चले गए कि अब विदेशों में एक तरह से शर्म आती है लोगों को सुनते हुए कि भारत इतनी तेज़ी से इस तरह से बदल रहा है। लेकिन हमारी, आपकी, सभी की कोशिश ये होनी चाहिए कि देश की परंपराओं को बाकी रखें, प्यार, अच्छी परंपराओं को बाकी रखें और आपसी सद्भाव, प्यार
अच्छा बनाएं, ठीक ठाक रहें, सब मिलकर के देश की तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने कई इश्यूज़ पर, ख़ास तौर पर जो आपने बताया कि भारत सरकार साजिश के तहत कैलाश मानसरोवर को याद नहीं करने दे रही, वहाँ की यात्रा ख़त्म हो गई, बंद हो गई। जो शिवजी के भक्त हैं वो भूले रहें, इसलिए नए नए अलग अलग जगहों पर इश्यूज इकट्ठे खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। ये एक तरह से खुद हिंदू धर्म के मानने वालों के खिलाफ भी एक बड़ी साजिश है। जो बात आपने कही, इससे सीधे सीधे ये साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।